नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज बैंकॉक और म्यांमार में भयानक भूकंप आया, जबरदस्त तबाही हुई। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इस नेचुरल डिजास्टर में 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और हजारों लोगों के घायल होने की आशंका है। हालांकि अभी ऑफिशियली म्यांमार में अर्थक्वेक की वजह से 144 और बैंकॉक में सिर्फ 3 लोग के मारे जाने की बात कंफर्म हुई है, लेकिन ये शुरुआती फिगर्स हैं। बैंकॉक में जिस बिल्डिंग के ढहने से 3 लोगों की मौत को कंफर्म किया गया, उस बिल्डिंग के मलबे में 90 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। ऐसी एक नहीं, दर्जनों बिल्डिंग्स गिरी हैं। इसीलिए गैर सरकारी सोर्सेज 1000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जता रहे हैं। आज जो जलजल आया उसका केंद्र म्यांमार में था, लेकिन इसका असर चीन, बांग्लादेश और भारत तक हुआ। कोलकाता और इम्फाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बैंकॉक और म्यांमार में तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.9 तक मापी गई। इसके बाद रिक्टर स्केल पर 6.4 तीव्रता का एक और आफ्टर शॉक आया, इसीलिए नुकसान ज्यादा हुआ। अब बैंकॉक और म्यांमार में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। वॉर फुटिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बैंकॉक और म्यांमार में दुनिया भर से मदद भेजी जा रही है। भारत ने भी मदद का प्रस्ताव दिया है। एक ग्लोब मास्टर 747 राहत सामग्री के साथ तैयार है और जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ये प्लेन दवाइयां, खाने पीने का सामान और टेंट्स लेकर म्यांमार के लिए रवाना हो जाएगा। हालांकि तबाही की तस्वीर ऐसी है जिसके सामने हर मदद छोटी दिख रही है। म्यांमार और बैंकॉक में इस वक्त कैसे हालात हैं, वहां की सरकार क्या कर रही है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखाता हूं जब बैंकॉक और म्यांमार में ज़लज़ला आया। थाईलैंड और म्यांमार के लोगों ने दिन की शुरुआत तो आम दिनों की तरह की थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि धरती के भीतर क्या है। जब लोग अपने दफ्तरों में थे, रेस्टोरेंट में लंच के लिए पहुंचे थे, उसी वक्त अचानक धरती हिली। दोपहर करीब 12 बजे भयंकर भूकंप आया। बड़ी बड़ी आसमान छूती इमारतें हिलने लगी। लोग कुछ समझ पाते तब तक तबाही शुरू हो चुकी थी। भूकंप के पहले झटके की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.9 रिकॉर्ड की गई और उसके 12 मिनट बाद भूकंप का जो दूसरा झटका आया, उसकी तीव्रता 6.4 थी। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे और जर्मनी के GFZ सेंटर फॉर जियो साइंस के मुताबिक भूकंप का केंद्र म्यांमार के सांगाइंग में 18 किलोमीटर साउथ में जमीन में सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था, इसलिए सरफेस पर इसका असर बहुत ज्यादा हुआ। सबसे ज्यादा तबाही बैंकॉक और म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में हुई। म्यांमार और थाईलैंड के भूकंप प्रभावित इलाकों में सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। बैंकॉक के मशहूर चेटुचक मार्केट के पास बन रही एक बिल्डिंग भूकंप की वजह से भरभरा कर गिर गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त साइट पर कई मजदूर काम कर रहे थे। भूकंप के झटकों का एहसास होते ही कुछ तो वहां से भाग गए, लेकिन बहुत सारे मजदूर अब भी इसमें फंसे हुए। लोग चीखते हुए भागते नजर आए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। थाईलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने बताया इस बिल्डिंग में काम करने वाले 90 लोग अभी भी लापता हैं। 3 मजदूर मारे गए। बिल्डिंग के गिरने से उठा धूल का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा गया। इस बिल्डिंग के मलबे में फंसे 7 मजदूरों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू टीम का कहना है कि मलबे को हटाना आसान नहीं है, इसलिए जो लोग उसमें फंसे हैं उनके बचे होने की संभावना कम है। भूकंप के बाद बैंकॉक में हर तरफ भगदड़ मच गई। पैनिक में लोग सड़कों पर उतर आए।
एलिवेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और सबवे को बंद कर दिया गया। बैंकॉक के मेट्रो का एक वीडियो आया है जिसमें भूकंप के झटकों से मेट्रो ट्रेन हिचकोले खाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मशीन से ट्रेन को हिलाया जा रहा हो। मेट्रो ट्रेन की हालत देखकर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों के होश उड़ गए, वहां भगदड़ मच गई। बैंकॉक से आई भूकंप की एक एक तस्वीर डराने वाली है। ये तस्वीरें बैंकॉक के एक रिसोर्ट की हैं। जब भूकंप आया तो कई टूरिस्ट स्विमिंग पूल में थे। हाई राइज बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बने इस स्विमिंग पूल में अचानक पानी तेजी से हिलने लगा। भूकंप के कारण स्विमिंग पूल का पानी समंदर की तरह लहरों में समा गया। पहले तो लोगों को यह एहसास ही नहीं हुआ कि भूकंप आया है, लेकिन जब बिल्डिंग हिलने लगी, दीवारें दरकने लगी, तो लोग सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ गए। भूकंप की वजह से हाई राइज बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में बने स्विमिंग पूल का पानी बिल्डिंग से नीचे आने लगा। Oh my God! Oh! बैंकॉक में कई दूसरे मुल्कों के लोग भी रहते हैं। अमेरिका की डेबोरा पुनमाचेट पिछले 28 साल से बैंकॉक में रह रही हैं। भूकंप के वक्त टेबल से सर टकराने की वजह से उन्हें चोट लगी। डेबोरा ने कहा कि जब 2004 की सुनामी आई थी तब भी वो बैंकॉक में ही थी, लेकिन आज जैसा भयानक मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। मैं अपने मोबाइल फोन पर एक मैसेज देख रही थी। अचानक मेरी कुर्सी आगे पीछे हिलने लगी, फिर ये पलट गई और मेरा सिर एक टेबल से जा टकराया, लेकिन इससे कोई निशान नहीं पड़ा क्योंकि कांच की मेज टूटी नहीं। ये पहली बार नहीं है कि इमारत में भूकंप आया हो। 2004 में सुमात्रा में जब सुनामी और भूकंप आया था, इमारतें लगभग 30 मिनट तक हिली और फिर इनकी दीवारों में दरारें पड़ गई। लेकिन आज जो हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ग्रेटर बैंकॉक वो इलाका है जहां ज्यादातर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। 1,70,00,000 की आबादी है। भूकंप की सबसे ज्यादा दहशत इसी इलाके में है। लोगों ने हिलती हुई बिल्डिंग्स को अपनी आंखों से देखा। एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर लगी क्रेन भूकंप की वजह से नीचे गिर गई। भूकंप और आफ्टर शॉक के बाद सेंट्रल बैंकॉक और ग्रेटर बैंकॉक में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हर तरफ से सायरन की आवाजें आने लगी। सड़कों पर गाड़ियां जहां की तहां रुक गई। रोड के किनारे लगे बिजली के पोल्स जोर जोर से हिलने लगे। बैंकॉक में बड़ी संख्या में इंडियन कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। अभी तक किसी भारतीय के घायल होने की खबर नहीं है। बैंकॉक में इंडियन एम्बेसी ने वहां रहने वाले भारतीयों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी कर दिया है। जिन लोग के परिवार बैंकॉक में रहते हैं वो इमरजेंसी नंबर +66 6188 19218 पर संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय लगातार थाईलैंड की सरकार के संपर्क में है। बहुत से भारतीयों ने एम्बेसी से संपर्क किया है। वो लोग भूकंप के बाद इतने डर गए हैं कि अभी सड़क के किनारे बैठे हैं। बैंकॉक में रहने वाली एक भारतीय महिला ने अपील की है कि थाईलैंड सरकार जल्द से जल्द उन तक हेल्प पहुंचाए। All of us are sitting out hungry. There are small kids who are very scared and they are crying a lot. The situation is very bad. The Prime Minister has announced for an emergency and we all are praying hard. Please everyone pray hard for Bangkok, Thailand. मॉडल मानवी तनेजा ने भी इस भूकंप की दहशत को महसूस किया। वो बैंकॉक घूमने गई हैं। जब भूकंप आया तब वो अपने होटल के कमरे में थी। उन्होंने कहा भूकंप के वो 5 मिनट उनकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। मौत उन्हें बेहद करीब दिखाई दे रही थी। देखिए, मेरे को जब झटका महसूस हुआ, पहले मुझे ऐसे लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन जब देखा दीवार
पे क्रैक है। तो फिर फटाफट अनाउंसमेंट उसी वक्त हो गई थी। फिर हम सीढ़ियों की तरफ गए, सीढ़ियों से नीचे गए, और देखिए जब भूकंप आता है तो हमें ये सिखाया जाता है कि धीरे धीरे चलना है, कि भूकंप में गिरना नहीं है, क्योंकि गिरोगे तो भी चोट लग जाएगी। तो धीरे धीरे भी हम कदम बढ़ाते रहते, नीचे पहुंचे। नीचे इतना क्योस था, लोग भाग रहे थे। आधे देखिए सुबह का टाइम था, दोपहर के मतलब 1 बजे थे। लोग आधे लोग सब अपने काम पे थे, सब अपनी दुकानें छोड़ के भाग रहे हैं। क्योंकि और अगर आप बैंकॉक की बात करें, यहाँ पे इमारत बहुत बड़ी बड़ी होती है, 170, 130, 140 इतने बड़े बड़े फ्लोर्स होते हैं। मतलब छोटी, मतलब कम फ्लोर्स की बिल्डिंग नहीं होती है। तो इतने फ्लोर से नीचे आना ही अपने आप में टास्क था। और मैंने कई लोगों को देखा कि वो कहते हैं मैं 30 फ्लोर से आया हूं, मैं 80 फ्लोर से आया। तो 80 फ्लोर से अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो सोचिए कितना मुश्किल है। 15 मिनट उनको नीचे उतरने में लग गया, और नीचे आने के बाद आप ये सब कुछ देख रहे हैं, लोग एक दूसरे पे गिर रहे हैं। और जब लोग एक दूसरे पे गिर रहे हैं उसमें भी चोट लग रही है। तो मुझे भी थोड़ी सी चोट लगी। मेरे अभी भी मतलब मेरे रूह कांप जाएगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वो आपको नहीं सीन बता सकती कि वो 5 मिनट मेरी जिंदगी के कैसे थे। भगवान ना करे ऐसे कभी दोबारा देखने को मिले। भूकंप की वजह से ज्यादा तबाही म्यांमार में हुई है, क्योंकि एपिसेंटर म्यांमार के दूसरे बड़े शहर मांडले के पास था। बैंकॉक से मांडले की दूरी करीब 1000 किलोमीटर की है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस भूकंप ने बैंकॉक में इतनी तबाही मचाई तो मांडले की तस्वीर कैसी होगी। लेकिन म्यांमार में सैनिक सरकार है, इसलिए वहाँ से बहुत ज़्यादा खबरें नहीं आई, वहाँ से बहुत ज़्यादा तस्वीरें बाहर नहीं आई। लेकिन जो वीडियो आए हैं उनसे भूकंप की इंटेंसिटी और तबाही का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। ये तस्वीरें मांडले के एयरपोर्ट की हैं। जब भूकंप आया उस वक्त मांडले एयरपोर्ट में पैसेंजर्स प्लेन में चढ़ने जा रहे थे, लेकिन अचानक भूकंप की वजह से प्लेन हिलने लगा। रनवे पर कई जगह क्रैक्स आ गए। लोग इतना डर गए कि जान बचाने के लिए जहाँ थे वहीं बैठ गए। लेकिन उसके बाद एयरपोर्ट की बिल्डिंग भी टूटने लगी तो लोग इधर उधर भागने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। अब मैं आपको मांडले में आए भूकंप की दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। जब भूकंप आया उस वक्त सड़कों पर भारी भीड़ थी। लोग काम के लिए अपने घरों से निकले थे। अचानक सड़क हिलने लगी, ब्रिज छूली की तरह हवा में डोलने लगे। गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गई, हाईवेज पर जाम लग गए। मांडले डेंसली पॉपुलेटेड शहर नहीं है, यहाँ ज़्यादातर लो राइज बिल्डिंग्स हैं, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से इन बिल्डिंग्स को भी नुकसान हुआ। मांडले यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग भूकंप के बाद ढह गई, उसमें आग लग गई। भूकंप की वजह से मांडले के पुराने रॉयल पैलेस को भी नुकसान हुआ है, कई मकान गिर गए हैं। मांडले और यांगो को जोड़ने वाली हाईवे पर, सड़कों पर जगह जगह क्रैक्स आ गए हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बंद हो गई है। भूकंप की वजह से सांगाइंग का ओल्ड ब्रिज और मांडले का आइकॉनिक आवा ब्रिज टूट गया है। सांगाइंग और मांडले के अलावा नेपिडो, पेनमना, आउंगबान, इनले, जोरयांगो में भी जान माल का नुकसान होने की आशंका है। म्यांमार की सैनिक सरकार ने भूकंप प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी लगा दी है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। सरकारी फिगर्स के मुताबिक म्यांमार में भूकंप से 144 लोग मारे गए हैं और 730 लोग घायल हैं। हॉस्पिटल घायलों से भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 और 4 अप्रैल को थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा पर जाना है। थाईलैंड म्यांमार में आए भूकंप के बाद आज प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। मोदी ने कहा कि म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप से वो दुखी हैं। दोनों देशों को भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। मोदी ने कहा कि विदेश मंत्रालय को उन्होंने थाईलैंड और म्यांमार की सरकार से लगातार संपर्क में रहने को कहा है। बड़े भूकंप के बाद अक्सर अगले 24 घंटों तक आफ्टर शॉक आते हैं, इसलिए थाईलैंड और म्यांमार के लोग डरे हुए हैं। थाईलैंड को तो यूरोपीय देशों से मदद मिल रही है, लेकिन म्यांमार में सैनिक सरकार है, इसलिए म्यांमार को मदद मिलने में मुश्किल हो रही है। भारत सरकार म्यांमार को पूरी मदद करने के लिए तैयार है और एक सच्चे दोस्त इसी तरह की मुसीबत में काम आते हैं। आज रमजान के आखिरी जुमे के दिन अलविदा की नमाज के मौके पर मुझे जामा मस्जिद में जाने का अवसर मिला। मैं शाही इमाम के इफ्तार में शरीक हुआ। हजारों लोग वहां एक साथ इफ्तारी के लिए इकट्ठा थे। कई मुल्कों के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर से इमाम साहब और उनकी पूरी फैमिली ने
बहुत गर्मजोशी से वेलकम किया। जामा मस्जिद का एटमॉस्फेयर दिलकश था, मौसम अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी और इस ऐतिहासिक इमारत को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। इफ्तारी का वक्त हुआ तो पुरानी दिल्ली का लजीज खाना मिला, बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हुई। लेकिन सबसे अच्छा लगा जब मैंने ऊपर टेरेस से नीचे बैठे हजारों लोगों की तरफ देखा। उन लोगों ने हाथ हिलाकर ग्रीट किया। वो लम्हा मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे देखकर खुशी हुई कि जामा मस्जिद के शाही इमाम ने हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। ये तहजीब जो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी विरासत, हमारा ये कल्चर, हमारे देश की ये डाइवर्सिटी बनी रहे, जिंदा रहे। अच्छी बात है कि आज रमज़ान के आखिरी जुमे पर अलविदा की नमाज पूरे मुल्क में शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो गई। कहीं से किसी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर नहीं आई और ये बड़ी बात है। नमाज के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से अपील की गई थी काला बैंड बनाने की, उसका कोई ज़्यादा असर नहीं दिखाई दिया। पर्सनल बोर्ड ने मुसलमानों से वक्फ बिल के विरोध में अलविदा की नमाज के वक्त हाथ में काली पट्टी बांधकर पहुंचने की अपील की थी, लेकिन गिने चुने लोग ही काली पट्टी बांधे नजर आए। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, नागपुर, पटना, बनारस, अयोध्या और प्रयागराज से लेकर मुंबई, हैदराबाद और यहां तक कि संभल की जामा मस्जिद में भी चंद नमाजियों ने वहां पर काली पट्टी बांधी। ज्यादातर लोगों ने या तो काली पट्टी नहीं बांधी थी या फिर उन्हें पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील के बारे में पता ही नहीं था। दिल्ली की जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और दूसरी मस्जिदों में जो लोग नमाज पढ़कर निकले, उन्होंने कहा कि अलविदा की नमाज में काली पट्टी का न कोई मतलब था, न कोई वजह थी। वो जैसे हमेशा नमाज पढ़ते आए हैं वैसे ही आज भी नमाज पढ़ने आए। हालांकि इस जमात में एक दो लोग ऐसे मिले जो काली पट्टी बांध कर आए थे और उन्होंने कहा कि वक्फ बिल को लेकर उन्हें एतराज़ है, इसलिए वो काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। आप लोगों ने काली पट्टी नहीं बांधी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला था कि वक्फ बोर्ड के विरोध में पट्टी बांधनी चाहिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। काली पट्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बस जुमा की नमाज अलविदा जो है आज बहुत कीमती है। आज रमजान का आज आखिरी जुमा है, ये बहुत ही महत्व रखता है हम लोग के लिए। तो हम लोग दूर दूर से आए नमाज पढ़ने के लिए और काली पट्टी का कोई मतलब नहीं है। आप लोग कोई काली पट्टी बांध के यहाँ पे आए थे क्या? नहीं, कोई नहीं आया था। चाचा ये बताइए, यहाँ पे काली पट्टी बांध के नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला था कि आज काली पट्टी बांध के लिए आने के लिए नमाज अता करने, आप लोग नहीं आए? नहीं, ये तो कोई जरूरी नहीं है। गौर करने वाली बात ये थी कि आज ज़्यादातर शहरों में सड़कों पर नमाजी नहीं थे। मस्जिदों में या अपने घरों में ही नमाज पढ़ी गई। सिर्फ जयपुर और पटना से ऐसी तस्वीरें आई जहां अलविदा की नमाज के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक बंद हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ी, लेकिन पटना और जयपुर में भी वहां पर काली पट्टी बांधे हुए नमाजी इक्का दुक्का ही दिखे, लेकिन उन्हें भी वक्फ बिल के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था। किसी ने कहा कि बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है। किसी ने कहा कि मोदी सरकार वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों के घर छीनने जा रही है, इसलिए विरोध में काली पट्टी बांधी है। जिन लोगों की वहां पर काली पट्टी नहीं थी, उन्होंने भी कहा कि वो वक्फ बिल के तो खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि आज पट्टी लगाकर विरोध जताएं वक्फ बिल का। पट्टी लगाने से क्या विरोध हो जाएगा? विरोध तो इसी दिल में है। 1400 तो विरोधे कर रहे हैं हम लोग। जितना भी बिल आ रहा सब मुसलमानों के खिलाफ आ रहा है। काला कानून आ रहा है। ये वक्फ बोर्ड बिल क्या है? मुसलमानों के खिलाफ है। आपने नहीं लगाई पट्टी? क्यों लगाए पट्टी? क्यों पट्टी लगाए? क्या मुसलमान नहीं है क्या? पट्टी लगाए क्या? पट्टी मोहर है क्या? क्यों बांधी है पट्टी? वक्फ बिल बोर्ड के ये में जो लोग वक्फ बिल के बारे में बोल रहे थे वो कुछ मिनट पहले ही नमाज के बाद मौलाना की तकरीर सुनकर आए थे। नमाज के दौरान मस्जिद में कैमरा तो अलाउ नहीं किया गया, लेकिन मस्जिद के बाहर माइक लगाया गया था जिससे मौलाना का मैसेज दूर दूर तक जाए। अलविदा की नमाज के बाद मौलाना ने कहा वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ साजिश है,
इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। अगर खून बहाना पड़े तो खून बहाएंगे, लेकिन मुसलमान इस बिल को किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। हमें डराने वाले सुन ले, हमें खौफ में मुब्तला करने वाले सुन ले और कान खोल कर सुन ले कि अल्लाह ताला का फजल करम है। हम सिर्फ एक अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। बातिल की तमाम ताकतों को जूती के नोक पे उड़ा देते हैं। अगर कुरान के आगे कोई ताकत आएगी, जूते के नोक पे रख के उड़ा देंगे। खून बहाने की जरूरत पड़ेगी, बहाएंगे, लेकिन नबी के खिलाफ कोई फैसला कोई कर दे, कुरान के खिलाफ कोई फैसला कर दे, अल्लाह के फरमान के खिलाफ कोई फैसला थोपना चाहे नहीं थोप सकते। बात करते हो तुम वक्त बिल लाकर जमीन छीनोगे, किससे छीनने की बात कर रहे हो तुम? जमीन कैसे छीन लोगे इतनी आसानी से? डाका कैसे डाल लोगे? चोरी कैसे कर लोगे? बेवकूफ बनाना बंद करो। अब हमें तुम्हारी इतनी हमदर्दी नहीं चाहिए कि तुम्हें शरीयत में मुखालफत करनी पड़े और हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। तुमने आज तक हमारे साथ हमदर्द क्या किया है वो ज़माना जानता है। वक्त का नाम ही बदल दिया इन्होंने। वक्त का जो बुनियादी नाम है वो भी तब्दील कर दिया। इतना लंबा नाम रख दिया कि मुसलमान इसको जान ही ना पाए। वक्त का नाम भी नहीं बदल सकोगे तुम। वक्त के अंदर जो तब्दीली तो छोड़ दो, तुम वक्त का नाम भी नहीं बदलने देगा। एक एक मुसलमान खड़ा हो चुका है। मुंबई की हांडी वाली मस्जिद में भी आज अलविदा की नमाज हुई। इस मौके पर मस्जिद के मौलाना एजाज कश्मीरी ने वक्फ बिल की खुलकर मुखालफत की। मौलाना एजाज कश्मीरी ने कहा, वक्फ मुसलमानों का मजहबी मामला है, सरकार को इसमें दखल नहीं करना चाहिए। एजाज कश्मीरी ने कहा, सरकार मनमानी कर रही है, वक्फ पर नया कानून बनाकर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ तरमीम बिल हम पूरी तरह से नकारते हैं। हमें इसे कबूल करने, हम बिल्कुल इसे कबूल करने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से 3 तलाक के मामले में पूरे एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने अपनी मनमानी की है, उसी तरीके से वक्फ बिल के कानून के मामले में भी हुकूमत अपनी मनमानी कर रही है। वक्फ अल्लाह के लिए किया जाता है, उसमें बंदे का कोई हक नहीं होता। इसलिए हुकूमत अपनी जिद, अपनी अना छोड़कर वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क की भलाई का काम करे, मुसलमानों के मजहबी मामलात में दखल अंदाजी बंद करे। इससे लगता है कि हुकूमत के पास और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि मुसलमानों के मजहबी मामलात में हाथ लगाते रहो और छेड़खानी करते रहो और हिंदू मुस्लिम करके अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू भक्त बनाओ। हमें जैसे किसी की परवाह नहीं, हमारे मजहब की कोई परवाह ना करे। हमें किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी MLA, MP या मुल्क के वजीर आजम से मजहब सीखने की जरूरत नहीं है। ये मनमानी जो हो रही है, ये अनानियत है, ये अपनी जिद है कि हम जो चाहे करेंगे। बड़े बड़े नहीं रहे, आप भी नहीं रहेंगे। अगर मोगल 600 साल के बाद नहीं रहे तो अभी तो 20 साल भी नहीं हुआ है। सबसे तीखी तकरीर असदुद्दीन ओवैसी ने की। ओवैसी बांह पर काली पट्टी बांधकर हैदराबाद की शाहबाज इलाके की मस्जिद में पहुंचे थे। अलविदा की नमाज के बाद ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों पर जुल्म करने के लिए रोज नए नए तरीके खोज रही है। पहले मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चले, बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को जेल में डाला गया और अब वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तानों पर कब्जे की साजिश हो रही है। कि हमारे वतन अजीज में जो हुकूमत एक काला कानून बनाने जा रही है, वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है बताइए आप। अरे भाई, जो हिंदू धर्म में है, जो सिख धर्म में है, वो हमको भी दो ना आप। जब उनके लिए अच्छा है तो हम हमारे लिए खराब कैसे हो जा रहा हो बताओ।
तो मकसद एक ही है कि जायदादों को हासिल कर लिया जाए। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप आइन के खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं जो आर्टिकल 14, 15, 26, 29 का वायलेशन है। हमारा कल्चर का हिस्सा है वक्फ, आप कैसे हमसे छीनेंगे? तो ये बीजेपी की हुकूमत करना चाहती है। और सुनने में आ रहा है कि शायद पहली या दूसरी तारीख को बिल लाया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। इसके बाद ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की साजिश में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी जैसे नेता शामिल हैं। अगर ये लोग चाहें तो वक्फ बिल कभी पास नहीं हो सकता। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को कसम खानी चाहिए कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी को इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के राइट्स के वक्त आपने बीजेपी का साथ दिया था, वाजपेयी का। आप 10 साल इख्तिदार से दूर रहे। आज आप बीजेपी को इस नापाक हरकत करने की इजाजत दे रहे हैं। भारत का मुसलमान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, ना तुमको माफ करेगा, ना नीतीश कुमार को माफ करेगा, ना चिराग पासवान को करेगा, ना जयंत चौधरी को करेगा। ये हमारी शरीयत का मसला है। और आखिर में ओवैसी मोदी और योगी पर आए। उन्होंने कहा मोदी और योगी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान परिवार सुरक्षित रहता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 50 हिंदू परिवार भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। योगी के इस बयान का हवाला देकर ओवैसी ने कहा हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा नहीं है, ना ही मुसलमानों को हिंदुओं से है, बल्कि हिंदू और मुसलमान को सबसे बड़ा खतरा योगी, मोदी, बीजेपी, आरएसएस और उनकी विचारधारा से है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक पॉडकास्ट में बोल रहे हैं अगर जहां पे 100 मुसलमान है तो 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? योगी चीफ मिनिस्टर। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं, भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आइन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। हमको मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदू को मुसलमान से नहीं है खतरा, इनकी आइडियोलॉजी से खतरा है। और सुनो योगी आदित्यनाथ, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा और सम्मान की जो तुम बात करते हो ना, वो तुम्हारी खैरात नहीं है योगी। चाहे हिंदू का सुरक्षा और सम्मान हो, मुसलमान का सुरक्षा और सम्मान हो, वो तुम्हारी खैरात नहीं है। यसदुद्दीन ओवैसी का पैदाइशी हक है। राइट टू लाइफ इस मुल्क के आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है। इस तरह का मुख्यमंत्री बयान देता है और ये हिंदुस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी के बाद मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, और ये इनके जबान से ये निकलता है। आज जब मैं जामा मस्जिद में था तो इमाम साहब के साथ था। किसी ने शाही इमाम से पूछा क्या सड़कों पर नमाज पढ़ना जरूरी है? तो इमाम साहब जवाब दे रहे थे कि नमाज मस्जिद में पढ़ें तो अच्छा है। तो मैंने कहा अगर ज़्यादा भीड़ हो, मस्जिद में जगह कम पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे?
इमाम साहब ने कहा कि नमाज को एक शिफ्ट में और फिर दूसरी शिफ्ट में पढ़ा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि सबको एक साथ बैठकर नमाज पढ़नी है। अगर सड़क पर नमाज पढ़ने से ट्रैफिक रुकता है, लोगों को परेशानी होती है, तो वो ठीक नहीं है। दूसरा मसला है काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने का। तो मुझे लगता है कि रमज़ान का मौका, त्योहार का मौका है, सेलिब्रेट करने का मौका है, इसमें किसी काली पट्टी को लाने की क्या ज़रूरत, इसको प्रोटेस्ट का जरिया बनाने की क्या ज़रूरत। इस मौके पर तो भाईचारे की, दोस्ती की, मोहब्बत की बात होनी चाहिए। सियासत के लिए और भी बहुत मौके मिलेंगे। अब बात ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी आजकल ब्रिटेन के दौरे पर हैं और लंदन में ममता को विरोध का सामना करना पड़ा। असल में ममता बनर्जी कल ऑक्सफोर्ड के केलॉग कॉलेज में गई थी। जब वो बोलने के लिए खड़ी हुई तो उस वक्त सेमिनार हॉल में मौजूद कुछ लोग पोस्टर लेकर खड़े हो गए और ममता को शोर मचाने लगे, विरोध करने लगे। ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताने लगे। प्रोटेस्टर्स के हाथों में जो तख्तियां थी उनपे आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस, रामनवमी के जुलूस पर हमले, हिंदुओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर ममता बनर्जी से जवाब मांगा गया। पहले तो केलॉग कॉलेज की मैनेजमेंट ने प्रोटेस्टर को शांत कराने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो खुद ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से अपील की और कहा वो ऐसे प्रोटेस्ट से डरती नहीं है, वो सिर्फ जनता के सामने सिर झुकाती है। ममता ने कहा कि प्रदर्शनकारी उन्हें अपमानित करना चाहते तो करें, लेकिन भारत का नाम खराब न करें। ममता ने कहा वो रॉयल बंगाल टाइगर जैसी हैं, इस तरह के विरोध से उनका हौसला और बढ़ जाता है। अब वो साल में कम से कम 2 बार ऑक्सफोर्ड आया करेंगी। Everywhere, this is their habit. They cannot change their habit. This is their habit everywhere. Wherever I go, I am for all. I am for all. I am for Hindu, Muslim, Sikh, Isai. I am for all. I am for all. I am for unity. You people are not. Don't mention only one caste. Mention all the castes together. Everything can be repeated when your leaders will visit. Please remember this. It is not proper. You are my brother and sister. Don't do politics here. It is very easy to do the politics here, to do the narrative work here, to see the negative work here. But please, my ultra left friends and the left friends and some communal forces, don't behave like this. But I love that your agenda you have fulfilled. I love Didi will come every time. Didi don't bear border. Didi don't bother anybody. Didi walks just like a Royal Bengal tiger. If you can catch me. If you can. लंदन में ममता बनर्जी के प्रोग्राम में हंगामे की जिम्मेदारी वामपंथी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एसएफआई ने ली है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि बंगाल में ममता जिन सवालों के जवाब देने से बचती हैं, वो सवाल उनसे लंदन में पूछे गए। एसएफआई के इस प्रोटेस्ट के खिलाफ आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी प्रदर्शन किया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने कहा कि ममता ने प्रोटेस्ट करने वालों को अच्छे से हैंडल किया, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। शायद वो सीपीएम की तरफ से हो सकती, बीजेपी की तरफ से हो सकती। 5-6 आदमी थे, कोई खास बात नहीं है। और जो स्पेक्टेटर्स थे केलॉग कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो स्पेक्टेटर्स ही उसको हटाया। ममता जी वो सो जेनरस एंड सो काइंड कि उन्होंने बोले कि उनका डेमोक्रेसी है, उनको बोलने दीजिए। तो बहुत अच्छा टैकल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ठीक है। लेकिन लंदन में विरोध से बीजेपी और कांग्रेस को ममता पर हमला करने का मौका मिला। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा ममता बनर्जी विदेश में बंगाल की इमेज खराब कर रही हैं। अधीर रंजन ने कहा कि लोग सवाल करते हैं तो ममता को सब्र से काम लेना चाहिए, ऐसे सवालों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। बंगाल के मुख्यमंत्री लंदन जाकर खुद को हास्यास्पद बना रही है कि बंगाल के मुख्यमंत्री की हैसियत से जब आप विदेश में दौरा करते हैं
तो जो गरिमा, जो मर्यादा होना चाहिए, उसको आप कायम रखें। आप बाघ हो या बाघिनी हो, और कोई भी हो, वो अलग बात है, लेकिन बाघिनी को भी जरूरत के बिना जब भूख लगते है तब वो आक्रमण करते हैं शिकार पकड़ने के लिए। आप थोड़ा धैर्य बना रखें। जहां तक मैं भी अधीर हूं, फिर भी आपको कहीं कहना हूं कि आप थोड़ा धैर्य बना रखें। हालांकि लंदन में प्रोटेस्टर्स के जाने के बाद ममता बनर्जी ने अपनी स्पीच की, फिर सवाल जवाब का सिलसिला भी चला। एक सवाल के जवाब में ममता ने ऐसा कह दिया जिससे विवाद बढ़ गया। ममता बनर्जी से पूछा गया था कि भारत बहुत जल्दी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, इस दावे पर उनका क्या कहना है। इस पर ममता ने कहा वो इस बात से सहमत नहीं है। ममता ने कहा कि भारत के अंदरूनी हालात के बारे में वो देश के बाहर कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इस दावे पर उन्हें यकीन नहीं है। India has already overtaken the UK. We are now the 6th largest economy. India is the 5th largest economy. Soon it will be the 3rd largest economy in the world. By 2060, I predict it will be the number 1 economy in the world. And Who? India as a country. So I will defer that. There are so many things what I should not speak here. Internal matter, external affairs matter, I cannot disclose. So I have some other opinion also, because every country is facing trouble after this COVID, and also what is going the turmoil situation in the world. I can gauge it. Situation is not that okay. If any turmoil is going on, if the war-like situation, economic war-like situation, how do we expect that it will gain? Let us hope for the gain, because only we can hope. It is our dream to see my country should do best. You also want to see that your country, my country, should do best, but it depends on. ममता का बयान आया तो बीजेपी ने उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बता दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी विदेश में जाकर भारत की इंसल्ट कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए, सच्चाई को छुपाना और भारत का अपमान करना, दोनों काम ममता बनर्जी ने की है। जो पूरी दुनिया आज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देख रही है, जान रही है, सम्मान कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जो अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, IMF कह रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी और टुकड़े टुकड़े गैंग जब विदेश जाते हैं तो भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने दावा किया कि ममता बनर्जी के विदेशी ताकतों के साथ रिश्ते हैं, इसीलिए वो उन्हीं ताकतों के इशारे पर भारत की इमेज खराब करने वाले बयान दे रही हैं। एक्चुअली ममता बंदोपाध्याय मानसिक रूप से, उनका अपना मानसिक रूप से इंडियन नहीं है। उसका कल्चर हो गया बांग्लादेशी चाय से, उसका कल्चर हो गया एगेंस्ट इंडिया, उनका कल्चर हो गया, कभी इंडिया के लिए कुछ किया ही नहीं, वो तोड़फोड़ करते हैं। वो उनका कल्चर, उसका कोई भी रिलेटिव का फॉरेन में पैसा है, इसलिए वो विदेशी एजेंसी जैसे बोल रहे हैं वो काम कर रहे हैं। बस वो पूरा देश को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि पूरा से पूरा जितने सारे रोहिंगा, जितने सारे संतरासवाद पूरा बॉर्डर से घुसा रहा है, वहां पे आधार कार्ड दे रहा है और पूरा भारत को चालान कर रहा है। उसके साथ फॉरेन कोई भी टेररिस्ट के साथ युक्त है। ममता बनर्जी ने वाकई में क्या इंडिया के खिलाफ बात की, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि वो इंटरनल मैटर्स के बारे में वहां बात नहीं करना चाहती, जो सही बात है। लेकिन जहां तक ममता के खिलाफ प्रोटेस्ट का सवाल है, लंदन में जो प्रोटेस्ट हुआ वो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। ममता बनर्जी ने वहां क्या बोला, इससे उसका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि लोग पहले से ही पोस्टर बैनर तैयार करके लाए थे। पोस्टर्स ने दिखाया कि प्रोटेस्ट करने वाले SFI के लोग थे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने आप को कम्युनिस्ट कहने वाले ममता को हिंदू विरोधी कह रहे थे। मुझे लगता है इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए।
ममता बनर्जी हमारे देश की एक चुनी हुई नेता हैं, एक बड़े स्टेट की एक स्ट्रांग लीडर हैं। अपने देश में लोगों के उनके साथ मतभेद हो सकते हैं, यहाँ उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा सकता है, लेकिन बाहर के किसी मुल्क में भारत के किसी भी लीडर के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं ममता बनर्जी की प्रशंसा करूंगा कि वो प्रोटेस्ट से घबराई नहीं और उन्होंने कहा कि वो बंगाल टाइगर है और बार बार वहां जाएंगी। आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जबरदस्त हंगामा हुआ। सीपीएम के यूथ विंग के मेंबर्स और पुलिस के बीच ऐसी भिड़ंत हुई कि सिलीगुड़ी टाउन मैदान जंग बन गया। पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो सीपीएम के युवा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। ईंट पत्थरों से पुलिस वालों पर हमला किया। सीपीएम के यूथ विंग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज सिलीगुड़ी के मिनी सेक्रेटेरिएट तक मार्च का ऐलान किया था। डीवाईएफआई का ये मार्च पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी, खराब आर्थिक हालात और भ्रष्टाचार के खिलाफ था। इस मार्च के लिए बड़ी तादाद में डीवाईएफआई के कार्यकर्ता बर्धमान रोड पर इकट्ठा हुए। इस प्रोटेस्ट मार्च को नौका घाट, तीन बत्ती चौराहा होते हुए उत्तर कन्या में मिनी सेक्रेटेरिएट तक जाना था, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगा दिए। प्रोटेस्टर ने जब पुलिस के बैरिकेड तोड़ने शुरू किए तो पुलिस ने पहले उनको रोकने के लिए टीयर गैस के शेल्स फायर किए। जब इससे बात नहीं बनी तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महिला प्रदर्शनकारियों को भी नहीं बख्शा गया। काफी देर तक पुलिस लाठीचार्ज करती रही। इसके बाद डीवाईएफआई के वर्कर्स ने भी पुलिस पर जवाबी हमला किया। सिलीगुड़ी टाउन युद्ध का मैदान बन गया। पूरे टाउन में जाम लग गया। हालात पर काबू पाने के लिए बाहर से एडिशनल पुलिस फोर्स बुलाई गई। प्रोटेस्ट करने वाले नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, तब जाकर हालात कंट्रोल में आए। कि हम लोग बड़ा शांतिपूर्वक से जुलूस हो रहा था हमारा युवा वर्ग का, हम लोग साथ में उनके साथ में थे और जिस तरह से लाठीचार्ज किया है पुलिस ने, और ये हमारी बच्चियां लड़कियां इस पर थी गाड़ी में, और उसको जब सब लोग चले गए उसके बाद ये वर्दी वाले पुलिस, जिसके में जो पुरुष पुलिस है, महिला पुलिस को छोड़ करके उसको पीटा गया महिलाओं को, और मीनाक्षी को अरेस्ट किया गया। हमारे तरफ से कोई वायलेंस का, हम शांतिपूर्वक हमारा जुलूस हो रहा था। आप लोग भी तो थे उपस्थित, कोई अशांति करने की बात हमारे में नहीं थी। युवा लोग अपना डिमांड कि हमारा आज बेकारों की लंबी लाइन लग गई है। चाय बागान बंद होने जा रहा है, चाय बागान के श्रमिकों को मजदूरी ठीक से नहीं मिलती है, कॉर्पोरेट का उस पर कब्जा हो रहा है। हमारे जो है हमारी लोगों, हमारे बच्चों का नौकरी नहीं हो रही है। इस सब के खिलाफ में यह आंदोलन था। आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू है बंगाल में। ये तो पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन था, रोक दिया पुलिस ने पहले ही, तीन बत्ती के पहले। मैंने अभी भी कहा था, हमारे देश में अगर कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहे, बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाना चाहे तो उसे करने दिया जाना चाहिए, उस पर इस तरह की रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आजकल बंगाल की पुलिस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों के साथ अपराधियों जैसा सलूक करती है, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाती है। ये ठीक नहीं है। ममता बनर्जी खुद भी लेफ्ट फ्रंट की सरकार के खिलाफ आंदोलन करती थी। उस वक्त वामपंथी सरकार ममता बनर्जी पर लाठियां बरसाती थी, पुलिस के जरिए उनकी आवाज दबाती थी और ममता बनर्जी सरकार पर जुल्म के इल्जाम लगाती थी। लेकिन अब अगर ममता की पुलिस भी वही कर रही है जो लेफ्ट की सरकार करती थी, तो फिर लेफ्ट और ममता की सरकार में क्या फर्क रह गया? चमत्कार से लोगों का इलाज करने का दावा करने वाले जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह को कोर्ट ने रेप का दोषी करार दिया है। मोहाली कोर्ट 2018 के जीरकपुर रेप केस में बजिंदर सिंह को 1 अप्रैल को सजा सुनाएगी। 7 साल पहले बजिंदर सिंह ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। इस मामले में बजिंदर समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 5 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मोहाली के जीरकपुर की रहने वाली पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया था कि 2018 में जब वो पास्टर बजिंदर सिंह के साथ काम करती थी,
उस वक्त बजिंदर ने चंडीगढ़ में उसके साथ रेप किया था। इसके बाद पीड़ित लड़की ने बजिंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई तो बजिंदर सिंह ने लड़की और उसके परिवार वालों को धमकाना शुरू कर दिया। उसे झूठे केसेस में फंसाने की धमकी दी, लेकिन लड़की और उसके परिवार वालों ने हिम्मत नहीं हारी। 7 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और आज बजिंदर सिंह को कोर्ट ने बलात्कार का दोषी ठहरा दिया। पीड़ित महिला के वकील ने कहा, जो शख्स खुद को ईश्वर का दूत बताता हो और धर्म की आड़ में मां बहनों की इज्जत लूटता हो, उसे तो जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए। वो अदालत से बजिंदर सिंह के खिलाफ कम से कम 20 साल की सजा की मांग करेंगे। आज मैं कहूंगा कि न्याय की जीत हुई है। इस लड़की की जो 7 साल की लड़ाई है, उस लड़ाई की जीत हुई है। अभी इनको फिलहाल जो है, एक बार जो है इनके ऊपर जो चार्जेस थे, जो इनके पर थे, बजिंदर पास्टर को गिल्टी होल्ड किया गया। मेरे ख्याल से क्योंकि जो धर्म के नाम पर जो अपने आप को, एक तरह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने आप को पिताजी पापा जी कहलाने वाले और आशीर्वाद देने के नाम पर, भगवान के नाम पर जो इस तरह के कुकर्म करते हैं, उन्हें 20 साल से कम सजा तो नहीं बनती। आज अदालत के फैसले पर पीड़ित महिला ने संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बजिंदर सिंह ने बहुत सी लड़कियों के साथ बलात्कार किया है, लेकिन वो डर के कारण सामने नहीं आती। अब कोर्ट के फैसले से ऐसी लड़कियों की भी हिम्मत बढ़ेगी। वो सामने आकर इस हैवान का असली चेहरा समाज को दिखाएंगी। 7 साल मुझे इस लड़ाई को लड़ते हुए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे शुरू से ही पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा। मैं अपने वकीलों का धन्यवाद करती हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से राही कहना चाहती हूँ, और भी जो लड़कियां हैं, जो नाबालिग भी लड़कियां हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपको इस दरिंदे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक साइको मैन है, इसको अंदर रहना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर आज पोक्सो एक्ट भी लग चुका है। जल्द ही पुलिस इसको उधर से भी गिरफ्तार कर लेगी। पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ कानूनी लड़ाई में पीड़ित महिला का परिवार उसके साथ खड़ा रहा। बजिंदर ने लड़की के परिवार को डराने धमकाने की हर संभव कोशिश की। कई झूठे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज किए, लेकिन परिवार पीछे नहीं हटा। आज कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़ित महिला के पति ने कहा कि देर से ही सही उन्हें न्याय तो मिला, अब बजिंदर को सख्त सजा भी मिलेगी। देखो जी, कानून है, ये कहते हैं ना, तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक, ये चलती है। पर हमने हौसला नहीं हारा। हमने हौसला नहीं हारा। यहां तक कि उसने जज के सामने भी एप्लीकेशन लगा के जुडिशियल को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की। आज इसने एप्लीकेशन लगाने की कोशिश की कि भी मैं नहीं आ सकता, मेरे लड़के की तबीयत खराब है। पर फिर भी जज के ऊपर भरोसा था, कोर्ट के ऊपर भरोसा था। उन्होंने बोला नहीं, 3 बजे इसको बुलाओ। आया, आते ही कन्विट कर दिया। लंबा संघर्ष लिया। आज मेरा दिल हल्का हो रखा है बड़ा, क्योंकि जो हमने लड़ाई लड़ी है, बहुत 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 मजबूत लड़ाई लड़ी हमने। पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ कोर्ट के फैसले के बाद अब कई और पीड़ित महिलाएं सामने आने लगी हैं। पंजाब के कपूरथला की रहने वाली एक लड़की ने बताया कि वो 13 साल की उम्र में बजिंदर सिंह के संपर्क में आई थी। बजिंदर ने कई साल तक उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। अब वो भी न्याय की गुहार करेगी, बजिंदर को सजा दिलवाएगी। सर, जब मैंने वहाँ पे जाना स्टार्ट करा था तब मेरी एज 13 साल थी, और तब से मेरे साथ ये चीज़ें 2020 में मेरे साथ ये चीज़ें ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई थी, और 2020 से 2023 तक मेरे साथ कंटिन्यू ये चीज़ें चली थी। कंटिन्यू मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता रहा है। इस आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे इसने लड़कियों के साथ गलत करा, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करती, और कई लड़कियां और भी हैं। इनको मेरी प्रशासन से यही मांग है कि न्यायालय से कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इनको भी एहसास हो कि इन्होंने क्या करा। कुछ दिन पहले बजिंदर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो एक महिला को पीटता हुआ दिखाई दिया था। जिस महिला पर बजिंदर ने हमला किया था, आज वो भी सामने आई। इस महिला ने कहा बजिंदर ने अपने कर्मचारियों के सामने उसे पीटा था, लेकिन उसके डर से वहां काम करने वाले लोगों ने वीडियो को झूठा करार दिया। लेकिन अब बजिंदर की सच्चाई सामने आ गई है। इस महिला ने कहा बजिंदर जैसे लोग जो धर्म की आड़ में भगवान का नाम लेकर जनता को ठगते हैं, उनको न मामूली अपराधियों से भी ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सख्त से सख्त,
ताकि जो लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया, उनके जो ट्रस्ट है, जो उनका परमेश्वर के नाम पर वो जो ट्रस्ट करके आते थे, और उन्होंने उस मुखौटे को रखकर लोगों की भावनाओं के साथ खेला, उनके विश्वास के साथ खेला। और ये चीजें बहुत ज्यादा पेनफुल होती हैं जब धर्म के नाम से ये चीज की जाती है, क्योंकि परमेश्वर बुरा नहीं है, जो लोग बुरा करते हैं उसके कारण परमेश्वर का नाम भी खराब होता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा गलत है। ये देखकर हैरानी होती है कि कोई आदमी इतने पाप करता हो फिर भी लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाएं। बजिंदर सिंह के खिलाफ आरोप कोई पहली बार तो नहीं लगे। बजिंदर सिंह कहने को तो प्रीस्ट है, पादरी है, लेकिन वो कई बार जेल जा चुका है। 2006 में उस पर धमकी देने और हमला करने का केस हुआ। 2008 में वो जेल गया। 10 साल बाद 2018 में उस पर रेप का केस बना था। 2022 में कैंसर के मरीज 4 साल की एक बच्ची के इलाज के नाम पर पैसे वसूल करने का आरोप लगा था। बजिंदर सिंह पर इनकम टैक्स की रेड हो चुकी है और लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के आरोप में एक्शन भी हो चुका है। आश्चर्य की बात है, इतना सब होने के बाद भी बजिंदर सिंह अपने आप को प्रोफेट कहता है और लोग उसके प्रभाव में आ भी जाते हैं। मुझे याद है 2021 के पंजाब चुनाव के दौरान बजिंदर सिंह हेडलाइंस में था, क्योंकि उस समय के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी और फिल्म स्टार सोनू सूद ने ऐलान किया था कि वो मोंगा में उसकी मीटिंग अटेंड करेंगे। बाद में विश्व हिंदू परिषद ने प्रोटेस्ट किया और चीफ मिनिस्टर चन्नी उस इवेंट में नहीं गए। अच्छा हुआ कोर्ट ने उसे सजा दी है और उसका असली चेहरा लोगों के सामने आया है। अब इस ढोंगी पादरी की हैवानियत की शिकार हुई दूसरी लड़कियां भी सामने आ रही हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि बजिंदर को अपने हर गुनाह की सजा मिलेगी, जल्दी मिलेगी। नेपाल में राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आज काठमांडू में जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, पुलिस पर पत्थर फेंके और एक बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई, फायरिंग की। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को तो तितर बितर कर दिया, लेकिन काठमांडू में हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। काठमांडू के तिनकुने, सिनामंगल और कोटेश्वर इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को तैनात किया गया है। असल में 17 साल पहले तक नेपाल में राजशाही थी। राजशाही के दौरान नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में राजशाही खत्म हो गई और नेपाल को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। लेकिन अब लोग फिर से राजशाही की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस साल 19 फरवरी को लोकतंत्र दिवस के मौके पर नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने जनता से समर्थन की अपील की थी, जिसके बाद उनके समर्थक लगातार रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी लोग ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीरें और नेपाल के झंडे लेकर सड़कों पर उतरे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी। पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई। करीब 30 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर हमला किया और आगजनी की, जिसमें 10 से ज्यादा पुलिस के जवान घायल हुए। नेपाल में राजशाही की डिमांड इसलिए हो रही क्योंकि नेपाल में लोकतंत्र के नाम पर जो भी सरकारें बनी, उनमें नेताओं ने सिर्फ अपनी दुकानें चलाई, जनता के लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए जनता एक बार फिर राजा ज्ञानेंद्र शाह के साथ खड़ी हो गई है। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात होगी आपकी अदालत में, जहां मेरे मेहमान होंगे राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा, एक राजनेता और एक फिल्म स्टार। ये दोनों साथ कैसे आए, उनकी जिंदगी की कहानी क्या है, ये देखने का मौका मिलेगा आपको कल आपकी अदालत में।